बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू रज़ा सदीकी के साथ में आज हमारे मेहमान हैं हिंदुस्तान के मारूफ कलमकार रहमान अब्बास। रहमान अब्बास पेशे के एतबार से तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। नावल निगार हैं, फिक्शन निगार हैं और साथ साथ नक्काद भी हैं। आइए अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान अब्बास भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, ठीक हैं? जी, अल्लाह का करम है। रहमान अब्बास भाई, एक रिवायती सा सवाल जो कि हमारे नाजरीन हमारे मेहमान के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और आपकी तालीम कहाँ से है। फिर हम जो है अपने रिवायती दूसरे अंदाज में आते हैं अफसाना निगारी के और नावल निगारी के बारे में। जी, जरूर। भाई, जो बुनियादी सवाल है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, इसका वाकई मुझे फिलहाल कोई इल्म नहीं है। लेकिन जो बातें मैंने बचपन से सुनी हैं जी वो, और जिनको मैं जानता हूँ, वो ये है कि हिंदुस्तान की एक रियासत है महाराष्ट्र। उसकी एक साहिली पट्टी है जिसे कोंकण कहते हैं। वहां एक गांव है श्रृंगारतली, उसमें मैं पैदा हुआ मैंने। और बचपन पैदा, उसके बाद 4 साल का अरसा गांव में ही गुजरा। उसके बाद बम्बई शिफ्ट हो गए हम लोग, क्योंकि हमारे वालिद साहब बम्बई में ही मुलाजमत पेशा थे। और उसके बाद से तालीम और तरबियत बम्बई में ही हुई है। मैंने बम्बई यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट से उर्दू में मास्टर्स किया। उसके बाद फिर बम्बई यूनिवर्सिटी से ही अंग्रेजी में मास्टर्स किया। फिर मैंने बम्बई में कॉलेज है खिलाफत, वहाँ से बीएड की डिग्री हासिल की। फिर महाराष्ट्र में हमारे एक यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने उसमें वो किया, एमए इन एजुकेशन किया। तो ये बुनियादी तौर पर मेरी तालीम जो है वो बम्बई में ही हुई है, या अगर उससे ज्यादा हुई तो महाराष्ट्र रियासत में हुई है। एक आपके बारे में ये था कि आपने एमए इंग्लिश भी किया है? हाँ, पहले उर्दू में किया, उसके बाद फिर एमए इंग्लिश भी किया, फिर एजुकेशन में किया, फिर एजुकेशन में किया, सही किया। सही। अच्छा, अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, आपके नावल निगारी के रेफरेंस से। तो नावल आपके नजदीक क्या है? सर, नावल तो मेरे जीने का सबब है। मैंने ये बात पहले भी कही है कि नावल की दुनिया की जो रानाई है, उसका जो हुस्न है, उसकी जो तिलिस्मी ताकत है, उसकी जो सच्चाई है, जो हमारे एतराफ की सच्चाइयों से थोड़ी सी अलग होकर इतनी अलग हो जाती है कि फिर हम उसमें खो जाते हैं। यानी अगर हम अपनी खुली आंखों से धनक देखते हैं और धनक के रंगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो वही धनक जब फिक्शन की दुनिया में खुलता है तो उसके रंग हजार हो जाते हैं। और उनमें से बेशुमार रंग ऐसे होते हैं जिन्हें ना हमने पहले कभी देखा होता है, ना उन्हें बयान करने के लिए हमारे पास हमारी अपनी वोकैबुलरी में कोई लफ्ज होता है। चुनांचे फिक्शन की दुनिया मुझे मेरे एतराफ की दुनिया से ज्यादा खींचती है, मुतासिर करती है। इसलिए नॉवेल और वो दुनिया बुनियादी तौर पे नॉवेल में दिखाई देती है। शॉर्ट स्टोरीज में उतनी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ नुमायां नहीं होती है। यही वजह है कि नॉवेल एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरा इश्क है। जिस तरह उर्दू ज़बान इश्क है, मेरे लिए नॉवेल इश्क का सामान है। तो क्या यही वजह है कि आपके नावलों का जिक्र होता है कि 4 आपके नावल आए, आपके इन मज़ामीन का मजमूए की किताब का जिक्र आता है, आपने जो एक मराठी के उसमें तर्जुमा किया है किसी के साथ इश्तराक के साथ, उसका जिक्र होता है, लेकिन आपके अफसानवी मजमूए का कोई जिक्र नहीं है कहीं। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसकी वजह ये है कि मैंने हालांकि शुरुआत तो अफसाने लिखने से की थी और 7-8 अफसाने लिखे भी, और मेरे इब्तदाई अफसाने शमशुर रहमान फारूकी साहब ने शबखून में शाया किए थे और अच्छा इंट्रोडक्शन भी किया था। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अफसाना मैं उस तरह नहीं लिख पा रहा हूँ जितनी मजबूत हमारी उर्दू अफसाने की रिवायत है उसको सामने रखकर। तो अगर मैं आप यानी अपना कि बड़े बड़े कैनवस के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए आपने नहीं, अफसाने को बिल्कुल छोड़ नहीं। दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अफसाना के लिए जो ताकत चाहिए उर्दू अफसाने लिखने के लिए, यानी आपकी रिवायत में प्रेमचंद से लेकर सुरेंद्र प्रकाश तक की जो जो तवील और मजबूत रिवायत है, सही। उस रिवायत के मैदान में अगर आपको उतरना है तो आपको वैसी लंगोट बांध के उतरना है। ऑब्वियसली वो तो जाहिर है। और मैं ऐसा गेम खेलना नहीं चाहता था जिसमें आप जाएं और मुक्के खाकर वापस आएं। तो कच्चे खिलाड़ी नहीं बनना चाहते हाँ, थे। मैंने ये महसूस किया कि वो उसमें मैं वो काम शायद उस तरह से नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं उस आर्ट को और सीखना चाहता हूँ, बारीकी से सीखना चाहता हूँ। और फिर अब क्योंकि ये मेरा 5वां नॉवेल खत्म होने के बाद आइंदा मैं अफसानों पर काम करना चाहूंगा और अफसाने लिखूंगा, और तब अफसानों की किताब आप तक आएगी। असल में बाज मैंने यहाँ देखा है, जैसे हमारे यहाँ मुस्तंसर हुसैन ताड़र हैं, अब वो जब जी। लिखते हैं अपनी तहरीरों के दरमियान, तो उसमें से ही कोई ना कोई जो है ना एक हिस्सा निकाल के वो एक नई किताब बना देते हैं या अफसाना लिख देते हैं जो है। अच्छा। तो आपके यहाँ ये इस तरह के लिए आपका कम्पैक्ट है, जो नावल के अंदर जो कुछ भी है वो बड़ा कम्पैक्ट होता है, जिसमें से कुछ किसी हिस्से को अलग करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो आप हाँ मैं पूछना ये चाहूंगा कि जी। आपने आपके जो अपने नावल आपने लिखे तो या लिखते हैं या जो अभी आप अपनी पाइपलाइन में है, तो आप इसके मौजुआत का इंतखाब कैसे करते हैं? आम तौर पर ये हुआ है कि नॉवेल अपनी मुआसिर जिंदगी से जुड़ा रहता है, अदीब की जिंदगी से जुड़ा रहता है। उसके अलावा अदीब की जो तरबियत और उसकी जो फिक्र होती है उससे जुड़ा होता है। इसलिए हमें नॉवेल, मतलब जो संजीदा अदबी नॉवेल है, उसमें भी कई ब्रांचेस मिलेंगे उसको देखने के। मिसाल के तौर पे ताड़र साहब का आपने जिक्र किया, तो ताड़र साहब का मोहनजोदारो की तहजीब पर एक नॉवेल है, वो उनके मुशाहिदे और मुताले का हिस्सा भी रहा है। हमारे यहाँ फारूकी साहब ने जब नॉवेल लिखे, दोनों उनके नॉवेल जो हैं वो तारीखी पस मंजर में है, क्योंकि ज़बान बयान, रोज़मर्रा और वो पूरी उर्दू शायरी की रिवायत का और उर्दू तहजीब की रिवायत का उनका जो मुताला और मुशाहिदा था, अब उस मुताले और मुशाहिदे की बुनियाद पर उन्होंने नॉवेल लिखा। लेकिन आपके पास कुरतुल ऐन हैदर या इस्मत चुगताई या अजीज अहमद, ये ऐसे नॉवेल निगार हैं, या सैयद मोहम्मद अशरफ हमारे यहाँ, जिन्होंने अपने एतराफ की जिंदगी और अपने अजदाद की खोई हुई जिंदगी, इन मौजुआत पर नॉवेल लिखे हैं। कृष्णचंद्र हमारे यहाँ ऐसे नॉवेल निगार थे जो बिल्कुल कंटेम्पोररी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे नॉवेल लिख रहे थे। तो मेरे यहाँ ये कि मेरा शहर जहां पर मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजरा है और अब भी मैं रहता हूँ, मेरा मुल्क जहां की सियासी समाजी सूरत हाल से मैं किसी हद तक वाकिफ हूँ, और इस समाजी और सियासी सूरत हाल का मेरे अहद के आदमी के नफ्स पर, उसकी जात पर, उसकी नफ्सियाती कैफियत पर जो असरात हो रहे हैं, या हमारे यहाँ जिस तरह का निज़ाम है, उस निज़ाम की जो सफ़ाकी है, उससे हमारे यहाँ के ताल्लुकात पर, कौमों के, अफराद के, तबकात के ताल्लुकात पर जो असरात मुरत्तब हो सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत चूंकि उसका मुशाहिदा करने की कोशिश की है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मेरे नॉवल में नज़र आएंगी कि मेरे एतराफ़ की ही ज़िंदगी जो है वो मेरे नॉवल का मौजू बनती है। अच्छा रहमान भाई, ये नावल जो है कहानी से तो बहुत मुख्तलिफ सी चीज है। बिल्कुल। नावल में वो कौन से अनासिर हैं जो तवालत के बावजूद कारी को उसके साथ मुंसलिक रखते हैं? ये सवाल काफ़ी पेचीदा है कि किसी नॉवेल को लिखते हुए अदीब किस हद तक कारी के बारे में फिक्रमंद हो। फिर
कारी की ज़हनी और नफ्सियाती और तालीमी लियाकत, उसका अदीब कितना पास रखे, कितना लिहाज रखे। फिर क़ारीन का एक बड़ा तबका है और उस तबके के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ लोगों की तरबियत रूमानी अदब पढ़ते हुई है, कुछ लोग तारीख़ी अदब पढ़ते हुए अदब की तरफ आए हैं, कुछ लोग हैं जो अलग तरह का अदब पढ़ते हैं, कुछ लोग क्राइम फिक्शन पढ़ते हैं। तो क़ारीन भी एक कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रीडरशिप नहीं है। हर तरह के क़ारी आपके पास मौजूद हैं। इस सूरत-ए-हाल में अदीब क्या इन क़ारीन की तशफ़्फ़ी को मद्देनज़र रखते हुए लिखे, या अदीब वो लिखे जो उसका ज़हन चाहता है कि उसे लिखना चाहिए, या उसका तख़य्युल चाहता है, या उसके तख़य्युल में जो दुनिया संवर रही है, वो उस दुनिया का इज़हार करे, ये बग़ैर सोचे हुए कि ये इस दुनिया को या उसके इस तजुर्बे को किस तरह का क़ारी किस तरह समझेगा या एन्जॉय कर पाएगा। नहीं, वो ठीक है जैस कि जो कारी के बारे में तो है, कुछ ना नहीं, कुछ लेकिन तो इसमें एक और बात का इज़ाफ़ा करूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आज रात ही सुबह जब मैं उठा तो मेरे ज़हन में पहला सवाल ये था, और ये मैंने एक ख्वाब देखा था, उसका तसलसल ये था कि ख्वाब में भी मैंने ये सवाल कहीं किया था किसी से, और फिर मैंने सुबह उस सवाल को लिख रखा था कि मैं भूल ना जाऊँ। मेरे ज़हन में और ख्वाब के तसलसल से सवाल था कि जब जेम्स जॉयस यूलिसिस लिख रहा था, तब वो क्या सोच रहा था? और आज यूलिसिस की सूरत-ए-हाल ये है कि वो म्यूज़ियम में रखने वाला नॉवेल है। उसकी रीडरशिप उसको मुकम्मल तौर पर एन्जॉय नहीं कर सकती। ये एक ऐसा पत्थर है, जो उठाया नहीं जाता। तो लेकिन उसने वो नॉवेल लिखा, और अब वो नॉवेल दुनिया की अदबी तारीख में एक पत्थर के तौर पर है, एक ऐसा पत्थर जिसे दोबारा कोई बना नहीं सकता, तराश नहीं सकता। तो बाज़ किताबों की अहमियत उनके अपने मुश्किल, नाकाबिले क़िराअत होने में भी होती है, क्योंकि ये वो पहाड़ हैं, जैसे एवरेस्ट है। तो एक नए अदीब के लिए चैलेंज पूरी ज़िंदगी भर रहता है कि क्या कभी वो इस तरह की मुहिम जुई पर निकल सकता है। तो बाज़ किताबें ऐसी भी होती हैं जो किसी तरह की रीडरशिप का ख़्याल ना रख कर लिखी जाती हैं, और वो अपनी बुलंदी और अपनी अपनी रिफ़त पर अपनी अपनी इसी खूबी की वजह से पहुँचती है। ना उनमें तफ़हीम आसान है, ना उनका तज्ज़िया आसान है, ना उनको समझना आसान है, ना उन पर बहस करना आसान है। बावजूद इसके उस किताब की अदबी अहमियत है। वो ठीक है। मसला मैं तो नावल के रेफरेंस से कह रहा था कि इसमें एक तवालत मौजूद है, हाँ, मैं और तवालत के जब लिए ही यूलिसिस की वो बिल्कुल तवालत आप सही ही। कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप अगर कारी की जो तवज्जो है, उसको समेटने के लिए उसकी सोच को मद्देनज़र नहीं रखते, तो वो इतना तवील नावल क्यों पढ़ेगा? इसी का मैंने जवाब आपको दिया ना, कि बेशतर किताबें ऐसी होती हैं जो कारी को मद्देनजर रखकर लिखी जाती हैं। कुरतुल हैदर का नॉवेल एक खास तरह की मुस्लिम आइडेंटिटी और मुस्लिम क्लास को मद्देनजर रखकर लिखा गया है, और वही क्लास उसको यूनिवर्सिटीज में एंजॉय करता है, सही, और बहुत बड़ा तबका है। लेकिन सही। हर नॉवेल उसी पैमाने पर लिखा नहीं जा सकता, और उसकी दूसरी मिसाल जो मैंने दी थी वो यूलिसिस की है। यूलिसिस मुश्किल है, तवील है, लेकिन उसकी मुश्किल और तवालत के बावजूद उसकी अदबी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो किताब पर कोई हुक्म सादिर नहीं कर सकता कि किताब या मुसन्निफ हमेशा कारी की तवज्जो को मद्देनजर रख के नॉवेल लिखे। हालांकि मैं खुद इस बात का कायल हूं कि नॉवेल में दिलचस्पी बरकरार होनी चाहिए। ये मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हमारे पर्सनल ओपिनियन से अदब की दुनिया में ज्यादा कोई तब्दीलियां होती नहीं है। सही, सही। ये हमारे अच्छा, हमारे हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हाँ, लेकिन ये ऐसा तो होता हमारी नहीं है। वेल विशिंग है ना। हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली। नावल लिखते हुए इमेजिनेशन की क्या-क्या अहमियत होती है? नॉवेल और इमेजिनेशन का ताल्लुक वही है, जिसे आप शादी और मर्दानगी के बीच के रिश्ते को कह सकते हैं। नहीं, आप उसको नहीं, किसी नहीं, नहीं, आई मीन उसकी मिसाल ऐसी है
कि जिस तरह देखिए, शादी की कामयाबी और नाकामयाबी शौहर और बीवी के दरमियान अज़दवाजी रिश्ते के साथ जिनसी रिश्ते की मजबूती पर या पायदारी पर मुनहसिर है, उसी तरह नॉवेल की दुनिया का ताल्लुक उसके इमेजिनेशन पर है। असल जिन्स के में बगैर शादी कामयाब नहीं हो सकती, तखय्युल के बगैर नॉवेल कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, वो ठीक है, लेकिन बाज दफा ऐसे होता है ना, जैसे किसी और अहद में आप लिख रहे हैं, हाँ हाँ। जहां आपने आपके पास कोई चीज भी मौजूद नहीं है, तो हम्म उस वक्त जो है आप आपका इमेजिनेशन जो है वो हम्म वो उन चीजों को क्रिएट कर रहा होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। इस मैं सवाल कर रहा था इस रेफरेंस से कि आप जैसे नहीं, मुस्तनसर हुसैन ताड़र, नहीं, नॉवेल की पूरी दुनिया इमेजिनेशन पर होती है। मैं आपके एतराफ की हकीकतें भी आप एज इट इज उनको बयान नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए ना, मुस्तनसर हुसैन ताड़र ने जो अभी जिसका आपने भी जिक्र किया, उन्होंने जो नावल लिखा कदीम तहजीब के रेफरेंस से, तो अब वो तहजीब क्या थी, वो तो बहाव एग्जिस्ट नाम है उसका, बहाव। हाँ नहीं। हाँ, उसका तो कोई वो ना तहजीब मौजूद है, ना सिवाय खंडरात के वो कुछ नहीं है वहां पे मौजूद। हाँ, वो अब तखय्युल की दुनिया है, तखय्युल की दुनिया अब है। उसमें तखय्युलाती दुनिया में उन्होंने एक नावल को क्रिएट किया, दूसरे अहद में रहते हुए, किसी जगह पे अपने आप को इमेजिनेशन में वहां पे खड़ा करते हुए। तो बिल्कुल। आप उसको किस मुकाम पे समझते हैं कि बहाव किस तरह का नावल है? बहुत अच्छा नॉवेल है, क्योंकि ये नॉवेल मैंने कम से कम 20 साल पहले पढ़ा है, जब मैं मास्टर्स कर रहा था। और तब से ये नॉवेल मुझे लगता है कि मेरी तवज्जो अपनी तरफ रखता है। अब शायद ये वक्त आ गया कि मैं दोबारा उस नॉवेल को पढूं और दोबारा देखूं कि अब वो मुझे नॉवेल किस तरह से मुतासिर करता है। क्योंकि जब मैंने उसको पढ़ा था तो काफी उसके अंदर पोटेंशियल और कशिश थी और मेरी पूरी तवज्जो उसके अंदर थी। तो जो आप बात कह रहे थे कि नॉवेल अट्रैक्ट करे, नॉवेल की प्रोज आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखे, वो अनासिर उसमें थे। किरदारों की जहां तक बात है, तो किरदारों की पेचीदगी और उनकी उनसियत और उनकी अपनायत और उनकी उनकी उस दुनिया के अंदर और उस कैरेक्टर के अंदर यकसा तौर पे शमूलियत, सारी ताकत मौजूद थी जो एक नॉवेल में होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम जो नॉवेल 20 साल की उम्र में पढ़ते हैं, वही नॉवेल अगर हम 40, 45 और 50 साल की उम्र में पढ़ते हैं, तो क्या वो नॉवेल हमें उसी तरह फैसिनेट करेगा? क्योंकि एज, तजर्बा जिंदगी का, ये भी शायद कहीं ना कहीं रोल अदा ये करता है असरअंदाज तो होता है को ना। पढ़ने में, किसी सही मतन को सही। समझने में। तो तो इसका अब मतलब तो मुझे ये लगता है हुआ कि कि दोबारा मैं उस नॉवेल को पढ़ूंगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आज का नावल निगार जो है माजी में की तहजीब या माजी की में जाके अगर कुछ नावल लिखना चाहे उसकी वहाँ की उस वक्त की तहजीबों के रेफरेंस से, तो वो इमेजिनेशन कर सकता है कि वो, और फिर वो हम उसी इमेजिनेशन को ओरिजिनल समझने लगेंगे। एग्जैक्टली। इमेजिनेशन की खूबसूरती यही होती है कि वो आपका जो असल है, अगर फर्ज कीजिए किसी के पास असली दस्तावेजात उस अहद की हों, तस्वीर मौजूद हों, इमेजिनेशन उनको इतना रिप्लेस कर देगा कि आप जो असल है उस पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि तसव्वुर की दुनिया है उसको सही मानेंगे। तो इमेजिनेशन की ये ताकत है कि वो हमें उस जहान के बारे में हमारे जहन में जो नई तख्लीक, नया इमेजिनेशन क्रिएट करती है, नए पिक्चर्स क्रिएट करती है, वो हमें उनकी खूबसूरती की वजह से ज्यादा अपील करते हैं। तो इमेजिनेशन जिन चीजों को पोर्ट्रेट करता है उन्हें उनकी असल से ज्यादा हसीन बना देता है। यही तस्वर हूरों का है, वो असल औरतों से ज्यादा हसीन है। और इस यही तो आपकी बातें हैं जो है, जिसके बारे में आपके आपके बारे में बहुत सारी चीजें मशहूर हो जाती हैं, और आपने इसी किस्म के जो तस्वुरात हैं उनकी बुनियाद पे बहुत सारे जो लोगों के दरमियान जो है अपने आप को एग्जिस्ट किया है। नहीं, मुझे ये लगता है कि अदीब का काम जो साबिका तसव्वुरात है, तसव्वुरात चाहे जहां से बरामद हुए हों, उन्हें चैलेंज करना भी है, उन्हें मिनो अन कबूल करना तो मौलवी का काम है। अदीब का काम उन तसव्वुरात पे सवाल कायम करना है। अच्छा, एक जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये है कि बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू अदब की बहुत सारी पॉपुलर असनाफ हैं, जैसा हम्म कि शायरी है, अफसाना निगारी है, कहानी कहना है, या दूसरी चीजें हैं, हम्म। जिस पर हर अदीब की कोशिश होती है कि वो इन्हीं पे तबाज़माई करे। तो क्या वजह है कि नावल की तख्लीक और नावल की तनकीद की जानिब तवज्जो नहीं दी गई?
देखिए, सीधी सी बात है सर, यकीनन कुछ लोगों को पर गिरा गुजर सकती है। खराबियां उर्दू के तालीमी निज़ाम में हैं, जो हमें सहल पसंद बनाता है। उर्दू के मौल्लिमीन की आप हालत देखिए, 10 जुमले दुरुस्त नहीं लिख सकते। मैं कोई बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि वो नस्र के आला नमूने लिखें, मामूली जुमले नहीं लिख पाते हैं, और है का बहुत सारे लोग फर्क नहीं जानते हैं जब लिखते हैं। तो नस्र की तरफ तवज्जे हमारे यहाँ कमजोर है, कम है, ना के बराबर है। इसलिए हमारे उर्दू मीडियम से जो फारिग बच्चे होते हैं, जो मैट्रिक करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वो उर्दू में अच्छा लेटर ड्राफ्ट नहीं कर पाते। तो जिस कम्युनिटी का स्टैंडर्ड प्रोज का इतना लो हो, वहां पर आप फिक्शन की उम्मीदें कैसे वाबस्ता कर सकते हैं? तो नॉवेल चूंकि फिक्शन में प्रोज का खेल है, नस्र का खेल है, और नस्र में भी तख्लीकी नस्र का खेल है, और अगर बच्चे को उसकी तरबियत से माहौल ही ऐसा न मिले तो वो क्या करेगा? शायरी का कल्चर हमारे यहाँ बड़ा मजबूत है। आप मीर गालिब सौदा को याद कर लीजिए और उसी बहर में फिर आप शेर बनाइए, तो 2-4 मुशायरे आपको तो यूं ही मिल जाते हैं 17-18 साल की उम्र में। फिर आपको सोहबतें मिलती हैं, और उन सोहबतों में आदमी की का रियाज होता है, आदमी का जो छोटी बहुत जो बहर वहर के जो मसाइल हैं वो उसके हल हो जाते हैं, और वो शायर बन जाता है। और शायरी का हमारे यहाँ एक तरह का क्रेज है, ग्लोरिफिकेशन बहुत है, स्पेस बहुत जल्दी मिल जाता है, पढ़ने की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ नस्र, और नस्र में नॉवेल, अफसाना भी निस्बतन आसान है, 3-4 सफ़े लिख दीजिए, कोई पूछता नहीं है क्या है क्या है। बहुत इसीलिए हमारी पूरी इतनी बरसों की तारीख में जो नाम बचते हैं वो 10-12 से ऊपर नहीं जा पाते। एग्जैक्टली लिखा तो 10 लाख लोगों ने होगा ना 50 साल में, अफसाना भी। एग्जैक्टली हाँ, तो उसकी वजह हमारा हमारा तालीमी निजाम कहीं ना कहीं नस्र से उस तरह जुड़ा हुआ नहीं है जिस तरह से किसी भी अच्छी और हेल्दी जबान को जुड़ा हुआ होना चाहिए। यही वजह है कि नॉवेल की तरफ तवज्जो हमारे यहाँ कम है। अच्छा रहमान भाई, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत से नावल निगार ऐसे हैं जो नक्काद ज्यादा बेहतर हैं, नावल उनकी नावल निगारी जो है ना थोड़ी कमजोर है मेरे मेरे हिसाब से जो है। लेकिन जो लोग दूसरे हैं या दूसरे लिखने वाले हैं, उनके नावलों को भी आला पैमाने की सतह पर रखते हैं। तो क्या उसकी वजह उन नकादों के शर से बचना है या कोई और वजह है? नहीं, ये जो आप इशारतन जो मजा ले रहे हैं उर्दू अदीबों की सूरत हाल से उसमें कई अनासिर हैं। एक कि हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे ग्रोह हैं, 4-5 लोगों का एक ग्रोह बन जाता है फिक्शन राइटर्स, वो एक दूसरे को प्रोमोट करते हैं, लॉबी बनती है। कुछ लोगों की वाबस्तगी जदीदियत की तहरीक से होती है, कुछ लोगों की वाबस्तगी तरक्की पसंद तहरीक से होती है, और कुछ लोगों की वाबस्तगी इन दोनों से मुनाफिरत रखने वालों की होती है। तो काफी छोटे छोटे, फिर हमारे यहाँ तो शहरों के लेवल पर लोग अदबी ग्रोह बना लेते हैं कि कराची वाला होगा, इस्लामाबाद वाला होगा, बम्बई वाला होगा, दिल्ली वाला, लखनऊ वाला, यूरोप में जो बसा है वो टोला अलग। तो ये इस तरह के कई फैक्टर्स काम करते हैं हमारे यहाँ, जिसकी वजह से ये तकसीम हम देखते हैं। उसके बाद चूंकि इनको अपने अहबाब की तख्लीकात को मंजर-ए-आम पे लाना होता है, तो वो नक्काद भी बन जाते हैं। तो ये सारा मैन्युफैक्चर्ड लिटरेचर में है कि आप नक्काद बन गए, आपने 2 मज़ामिन लिख लिया, और उनके आप देखेंगे कि ऐसे ट्रेंड के लोगों के मज़ामिन सिर्फ अपने अहबाब पर होते हैं, या उन पर होते हैं जिनकी ये नफी करना चाहते हैं। फिक्शन की जो तारीख है या पिछले 100 बरसों का जो फिक्शन है, उस पर इनका काम आपको नजर नहीं आएगा। तो वहां से ही आपको बराह रास्त ये सिग्नल मिल जाता है कि किसके मुफादात किससे वाबस्ता है। चुनांचे अब मुझे ऐसा लगता है, तो क्या क्या ऐसे नक्काद जो नावल निगार भी हैं, जिन्होंने लिखा, नावल भी लिखा और नक्काद भी अपने आप को वो करते हैं अपने ग्रोह की, जैसा कि आपने कहा कि प्रमोट नहीं, करने के पहले तो आप, मुझे लगता है कि जब आप इस तरह के संजीदा बहस को छेड़ें तो आप नाम लिए बगैर भाग नहीं सकते।
आपको तय करना देखिए, चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह, जब आप ये तय कर लेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो हम उस पर बाकायदा बहस कर सकते हैं नहीं, कि मैं वो सिर्फ किस हद तक नॉवेल निगार है और किस हद तक नॉवेल निगार नहीं है। मैं इस रेफरेंस से नहीं कह रहा, मैंने एक दो आप तो चाहते हैं कोई आपसे खफा ही ना हो। मैं मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसे जो लोग हैं जी उन्हें दूसरे नावल निगारों पर तनकीद करनी चाहिए, और नहीं, ये तो उस तनकीद की वेटेज क्या है? नहीं, ये तो कोई कह नहीं सकता कि आपको वोट किसको देना है, ये आपका निजी फैसला है। और अदब जमहूरियत है, हर आदमी आजाद है। आप तय कर सकते हैं कि आपको अदब में क्या करना है। आपको कसीदा लिखना है, कसीदा लिखिए। मरसिया लिखना है, मरसिया लिखिए। नॉवल लिखना है, नॉवल लिखिए। नॉवल की तनकीद लिखनी है, नॉवल की तनकीद लिखिए। तो हर आदमी अपने तौर पर आजाद है और अपने जमीर के लिए जवाबदेह है। अब रही बात कि इससे अदबी सूरत हाल पे क्या असर पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक अदब का नहीं, मैं अदब एक का एहतसाब तो आप हमारा अहद नहीं करेगा ना, हमारे सही बाद की सही बिल्कुल जनरेशन सही है। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए इंसान चाहे जितनी जितनी कोशिशें कर लें, साजिशें कर लें, अय्यारी कर लें, अपने अहबाब से अपने आप पर मजामिन लिखवा ले, खुद अपने आप पर मजामिन लिखवा ले, इन सारी चीजों से कुछ नहीं होता। इसलिए इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो सर्फ करने की जरूरत नहीं है। मुझे असल में ये जहन में मेरे इसलिए आया था कि मैं एक हिंदुस्तान के ही एक अदीब हैं, जी। उनका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बोरियों के हिसाब से कुतब आती हैं कि मैं उनके ऊपर कुछ लिखूं, लेकिन मैं उन्हें खोलता भी नहीं हूँ, मैं एक साइड पे फेंक देता हूँ। तो उन्होंने शायरी की किताबों का जिक्र किया। देखिए, उनके पास आती तो सभी होंगी ना। नॉवेल तो पिछले 20 वर्षों में हमारे यहाँ 30-40 छपे हैं। ये तो मैंने एक मिसाल दी है आपको कि मैं जो है कि इसलिए कहा ना, आप मुझे नाम दीजिए, मैं बता देता हूँ कि उनके पास कितनी किताबें आती हैं, अच्छा किस चले, तरह की नाम में आती हैं। क्या रखा है आप समझते नाम भी में हैं। तो ये रखा है जो मैं रिपीट करूंगा, आप किसी को खफा करना नहीं चाहते। अच्छा, अब एक जी संजीदा सा सवाल जो मैं ये करना चाह रहा था कि जी सर। हिंदुस्तान में जो मुसलमान उर्दू लिखारी हैं, हम्म उनके यहाँ इंसानी जबिलत, हम्म जिन्स का उनसत जो है बड़ा नुमाया है। जैसे हम्म अब मैं यहाँ नाम ले लेता हूँ, जैसे असमत चुगताई हैं, हम्म उनकी जो जो कुछ भी तहरीरें हैं, उनसे आपको अंदाजा है कि हम्म वो किस चीज को उभारती हैं। मुशर्रफ हम्म आलम ज़ौकी हैं, उन्होंने तो एक बड़ी हद तक जो है ना वो जो ऐसे रिश्ते जहाँ जो काबिल तकरीम है, हम्म उनके हवाले से भी जो है उन्होंने जिन्स को जो है ना वो लिखा है, और उसका उन्होंने इतराफ भी किया कि जी जिन्स का जो है, मैंने ये उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जी हम्म जिन्स जो है वो तो इंसान की जिबिल्लत है, और जिबिल्लत हम्म, जो है उस पे लिखा जाना जो है ना, उस पे तो कोई काबिल इतराज चीज नहीं है। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि जी क्या वजह है कि दीगर जो लिखने वाले हैं उनके यहाँ और पाकिस्तान में लिखने वालों, पाकिस्तान में लिखने का तो मकसद ये वजह हो सकती है कि जिन्स को पे इसलिए नहीं लिखा गया कि इस्लाम एक डोमिनेटिंग यहाँ पे मौजूद है। हम्म हिंदुस्तान में कॉलोनियलिज्म जो है उसके तहत जब ब्रिटिश ने आके यहाँ पे रेड लाइट एरियाज कायम किया और ये किया और वो किया, और वहाँ की तहजीब के रेफरेंस से वहाँ पे वो उसको बुरा नहीं, और वहाँ पे वो उसके असरात ज्यादा हो गए। उसका असर जो मुस्लिम राइटर्स नहीं है उन्होंने उतना नहीं लिया, यानी कि उन्होंने उतना उस पर नहीं लिखा जितना वहाँ के मुस्लिम्स ने लिखा। आपकी भी जो तहरीरें हैं उसके अंदर मैं वो पढ़ रहा था, वो जो जहाँ पे वो किसी करेक्टर को आप चकले में ले जाते हैं और वहां पे वो कि जी वो अपना लावा उगल देता है, जो जो कुछ भी है, तो बहुत सारी चीजें आपने भी बोल्डली लिखा है। मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने भी बहुत बोल्डली लिखा है, असमत चुगताई ने भी बहुत बोल्डली लिखा है। अब चूंकि उसके बारे में, मैं मंटो के बारे में तो यहाँ कह सकता हूँ कि वो जब पाकिस्तान के रेफरेंस से था, लेकिन मैं इज्तिमाई तौर पे कहता हूँ कि उसको फोश कहा गया, और उस पे भी आप पे भी जो है इल्जाम लगा। तो क्या वजह है कि उधर नहीं है, आप ये इस्लामी उनके सामने मुस्लिम के साथ क्यों ऐसा? अच्छा,
चलिए मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको तशफ़्फ़ी बख्श जवाब दूं। जी जी जी। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुल्क में और हमारी अफसाने की जो रिवायत है उसमें चाहे इस्मत हो, मंतो हों, राजेंद्र सिंह बेदी हैं और हमारे जो बड़े लिखने वाले हैं, इन्होंने जो फिक्शन लिखा और उसमें जिनसी मसाइल लिखे और जिनसी मसाइल को बहुत खुल के लिखा, ये जब लिख रहे हैं और जो आज भी लिख रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ जो अदीब लिख रहे हैं, उर्दू के जो अहम अदीब हैं, वो मुसलमान नहीं है उस तरह से जिस तरह से मुसलमान आदमी घर में होता है। आदमी का घर में चाहे जो मजहब हो, उसे किसी को कोई लेना देना नहीं है, एग्जैक्ट। लेकिन जब वो लिखता है, वो एज ए राइटर काम करता है, वो एज ए मुसन्निफ सोचता है, तो उसके साथ उसका मजहब नहीं होता। वो इंसानियत के नुक्ते नजर से इंसानों को देखकर, इंसानों की जिंदगी में जो 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 उथल पुथल है, जो हरकियात हैं, जो तहरुकात हैं, जो मसाइब हैं, जो अलाइम हैं, जो अनासिर हैं, जो इंसान के नफ्स से जुड़े हुए हैं, जो इंसान के नफ्स को मुतासिर करते हैं, चाहे वो जिन्स हो या कोई दूसरी खूबसूरत शय हो या एतराफ में होने वाले जराइम हो, वो उनका एहतसाब किसी मजहबी नुक्ते नजर से नहीं करता है। और यही वजह है कि आपको हमारे यहाँ की राइटिंग में राइटर का मजहब दिखाई नहीं देता। ठीक। पाकिस्तान के मसाइल दूसरे हैं कि वहां पर आपने कहा कि एक तरह का इस्लामी माशरा है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 2 साल पहले की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान दुनिया में पोर्न देखने में नंबर 1 है। तो इस्लामी माशरा जिसे आप कह रहे हैं, उस माशरे को रिप्रेजेंट करने वाला बड़ा क्लास पोर्न वीडियोस देखता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा। सही। तो जब आप किसी माशरे में इंसानी नफ्स को दबाते हैं, कुचलते हैं, सियासी सतह पर या मजहबी सतह पर, तो वो बहुत सारे चोर रास्ते निकालता है, दरियाफ्त करता है अपने नफ्स की तशफ़्फ़ी के लिए। सही। तो पाकिस्तान की कहानी में ये चीजें जुड़ी हुई हैं और शायद यही वजह है कि वहाँ के अदब में भी खौफ है लोगों को कि वो इस तरह के कंटेंट को लिखेंगे तो शायद कोई उसके खिलाफ मजहबी नुक्ते नजर से उनके खिलाफ कोई कोई मुकदमा दायर करे या कुछ और करे। खौफ हो सकता है, लेकिन चूंकि इंसान के मसाइल एक जैसे हैं, चाहे वो इंसान अमेरिका में हो, लंदन में हो, बांग्लादेश में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, सऊदीया में, नफ्स के जो मसाइल हैं वो एक जैसे हैं। कहीं कहीं पर उनको बयान करने पर हुकूमतों ने और उन इलाकों में पाए जाने वाले नजरियात, मजहबी नजरियात या सियासी नजरियात, जैसे रशिया में भी जब कम्युनिस्ट इक़्तिदार था तो वहां पर भी नफ्स के मसाइल को उस तरह से बयान करने की पाबंदी नहीं थी। उन्होंने भी जिन्स को, अखलाक को मजरूह करने वाले एक उनसर के तौर पे देखा था। तो कम्युनिस्टों ने या तालिबान के तर्ज फिक्र रखने वाले अफराद ने या ईरान में जिस तरह की हुकूमतें हैं, ये वो हुकूमतें हैं जो अफराद की नफ्सियाती आज़ादी को कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरी जगह वो है जहां पर इंसान के नफ्स की आज़ादी को कंट्रोल रियासत अपने तौर पे नहीं करती है, लेकिन ये लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं कि वो ऐसा कोई काम ना करें जो दूसरों के जज्बात को या दूसरों के अखलाक को मजबूर मजरू कर। करे। वरना उन्हें आज़ादी है कि वो ऐसी तहरीर या ऐसी मुसव्विरी या ऐसी मौसीकी या ऐसे फिल्म के खिलाफ कानूनी चाराजोई करें। तो सही। दोनों की आजादियां हैं, अदीब को लिखने की आजादी है, और अगर कोई उससे खफा हो, उसे अखलाक को मजरूह करने वाली चीज तसव्वुर करे, तो उसे भी ये इख्तियार है कि वो अपना मौकफ कानून के सामने रखे और उस लिखने वाले या फिल्म बनाने वाले के खिलाफ कोई कदम उठाए। अच्छा, चलिए, ये तो आपने एक बड़ा, अब मैं इसको क्या कहूं कि ये आपने एक मेरी तसल्ली के लिहाज से, मेरी तशफ़्फ़ी के लिहाज से आपने जवाब दे दिया। ये अच्छा, ना इस तरह इस आप। पर बहुत सारे अलग अलग लोगों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, हाँ हाँ, और जाहिर क्योंकि जाहिर है, जाहिर है। मसला काफी संजीदा है, हम एक हर चीज को डेफिनेटली, मतलब आपके नजदीक उसकी तावीलें अलग हों, तो लेकिन मेरे नजदीक ये बात है कि हम इसको इस तरह देखते हैं तो ये मसला हल हो जाता है कि हम इंसानों को इंसानी की आजादी दें, जिन्हें एतराज है उनकी आजादी का भी एहतराम करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपकी आपके जो चारों नावल हैं, जी मैंने पढ़े,
तीन तो मैंने जो है वो पीडीएफ की शक्ल में पढ़े। एक शुक्रिया नावल सर, जो है शुक्रिया। वो जो आखिरी आपका नावल है वो रोजे में। कराची में जो आपने नुमाइंदा मुकर्रर किए थे वहां उसके थ्रू हाँ, मैंने मेरे तक पहुंच गया था। तो शुक्रिया, शुक्रिया। चारों नावल मैंने मुकम्मल तौर पे पढ़े। क्या बात। अच्छा, मेरा तासुर है कि आपके नावल जो हैं वो इब्तदा से ही ग्रिप करते हैं अपने पढ़ने वाले को, और वो जी। पढ़े जाते हैं तकरीबन शुरू से लेके आखिर तक। लेकिन फिर मेरा जो भी मैंने सवाल किया था उसी रेफरेंस से सवाल आता है कि क्या इसका जो ये जो ग्रिप करने का जो जो है मेरा जो मैं समझता हूँ कि नावल आपका ग्रिप करता है, तो क्या इसकी वजह जो उसके जो पैराग्राफ के बिटवीन द लाइन जो है वो जिन्स अंगेख्तगी है, वो वजह है, या आपकी या आप नावल और इसकी बुनियाद पे आपने अपने पहले नावल में जो है वो मुकदमे का भी किया। तो सवाल आपसे पूछना ये था कि नखलिस्तान की तलाश में जिन्स का उनसर ज्यादा था, या एक से एक नए राइटर, जब आप अभी उस वक्त तो तक जो है नावल निगार के तौर पे आपका पहला नावल था, तो राइट। जब आप हिंदुस्तान के जो 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 अदब का एक मजबूत धारा मौजूद था उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको उससे रोकने के लिए आपके खिलाफ वो मुकदमा दायर किया गया। इसके बारे नहीं, में नहीं, कुछ बताइए। वो मुकदमा तो बिल्कुल उस तरह से नहीं था कि मेरी लिटरेचर में एंट्री हो रही थी। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि सीनियर्स को ये होता है, वो उस तरह से उस केस में नहीं था। नहीं, तो इसका मतलब है फिर वो जिन्स जिन्स की बुनियाद पे था। उसमें उसमें हुआ ये था कि एक कॉलेज में एक प्रोफेसर ने वो किताब एक स्टूडेंट को दी थी जी, पढ़कर उस पर रिव्यू करने के। सही। उस तालिबा के उस प्रोफेसर पर पहले से अपने कुछ एतराजात थे, उनके दरमियान तहफुजात थे कुछ। तहफुजात थे, कुछ चीजें सही नहीं थी, कुछ मामलात सही नहीं थे। जी जी। और इस वजह से ये किताब उस लड़की के नजदीक उस प्रोफेसर की तरफ से उन्हीं इंडिकेशन थी चीजों कुछ, का तसलसल का हिस्सा था जिन पर उसको तहफुजात एतराज थे। था। हाँ। तो ये सिनारियो इस किताब के ताल्लुक से हुआ था। तो जो रीजन है वो ये है कि एक लड़की को, और ये उसका हक है और हम उसका एहतराम करते हैं, कि उसे वो तहरीर काबिल एतराज लगी। दिस इज अ डेमोक्रेटिक फ्रीडम, जो किसी को भी सही लग सकती है। सही। हमारी कोई बात भी लग सकती है जिसमें जिसमें कोई फहश जुमला ना हो। आम सी बात भी आजकल लोगों पे गिरा गुजरती है और लोग एक दूसरे के खिलाफ। तो वो बात उस तरह थी। रही बात आपने जो दूसरा सवाल किया, बल्कि जो पहला सवाल था कि अगर मेरे नॉवेलों में गिरफ्त है तो उसकी वजह कहीं क्या एक खूबसूरत लफ्ज आपने इस्तेमाल किया था, जिन्स अंगेजी। अच्छा, अंगेख्तगी। अंगेख्तगी। अच्छा, वो लफ्ज देखिए कितना जिनसी है, मतलब पुरजिन्स कह सकते हैं आप उसमें। उसमें आपको कितना, मतलब अपने जबान से खेलना पड़ता है ना। कहिए उसको दोबारा एक बार अदा कीजिए। अंगेख्तगी। अच्छा, बरंगेख्ता से निकला है शायद जी वो। जी। तो जिन्स क्या है? जिन्स अशिया का लुत्फ है। लुत्फ आप उठाने का। लुत्फ लुत्फ है। आप खूबसूरत मनाजिर देखें, आप मूसलाधार बारिश देखें, आप अल्लाह की कुदरत देखें, आपके अंदर एक जो सुरूर पैदा होता है, ये सुरूर ही तो जिन्स है। आपसे जो वादा किया गया है वो जिन्स का वादा है। वहां पर इबादत और गुलामी का कोई तसव्वुर नहीं है ना? तो अल्लाह रब्बे अजीम के पास आपको देने के लिए जो चीज है वो जिन्स है, चाहे वो खाने की सूरत में हो। बहुत अच्छा खाना खाना, सैर होकर खाना खाना जिन्स है। लुत्फ उठाना है ना, तो लुत्फ है, लुत्फ तो लुत्फ किसी भी लुत्फ चीज है। से उठाया जा हाँ, सकता है लुत्फ है। एक ना। बहुत अच्छा शेर सुनना, किसी को अच्छी गजल गाते हुए देखना जिससे आप सरशार हो जाएं, सही यही सही जिन्स है। सही। तो जिन्स बमानी सरशारी के मेरे नजदीक सरशारी के तौर पर है, और जिंदगी की सरशारी है। आप शदीद मसाइब के दौर से गुजर रहे हैं और उसमें एक खिलता हुआ गुलाब देख लें तो आपकी जिंदगी के ताल्लुक से आपका इस्बात कायम होता है। तो जो जिंदगी में नामहरूमियां, मसाइब, जंग, फिरका परस्ती सब कुछ है हमारे एतराफ। हम तो ऐसा है कि रोजाना पुल सिरात पे चल रहे हैं। लोग घर से निकलते हैं, वापसी का उसके पास श्योरिटी नहीं है वेदर दे विल रिटर्न और नॉट।
तो ऐसी होलनाक जिंदगी में हमारी जड़ें अपने नफ्स के साथ कौन सी चीजें मजबूत करके रख सकती हैं? तो मैं कहीं ना कहीं अपने फिक्शन में उन चीजों को लाता हूं या लाने की कोशिश करता हूं जो आदमी की के नफ्स को कहीं ना कहीं बांधे। वो मंजर हो सकता है, वो तसव्वुर हो सकता है, वो माजी की एक खुशगवार याद हो सकती है। नहीं, वो आपकी जो है ना सारी जो जो मंजर निगारी है, जो आपका कंटेंट है, वो अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत वो है। आप लफ्जों से अंगेख्त करते हैं लोगों को। क्या बात है। तो इसलिए मैंने जो है ना वो उसमें लफ्ज अगर आप जिन्स निकाल दें तो अंगेख्त करना तो ये है ना कि आप जहनी तौर पे भी तो अंगेख्त कर देते हैं ना, लोगों को पढ़ने पे मजबूर करते हैं। हाँ, लेकिन जिन्स की जो तहजीब है और जिन्स का जो एक आदमी या एक औरत की मुकम्मल जिंदगी में जो हिस्सा है, जो रोल है, हम उसके मुनकिर नहीं हैं। ना हमारा मजहब, ना हमारी तहजीब, ना हमारे अकायद उनके मुनकिर। तो चुनांचे उसका इजहार, चूंकि आप आदमी की कहानी लिख रहे हैं, जब मैं जानवरों पर नॉवल लिखूंगा तो डेफिनेटली मैं शायद उन चीजों का जिक्र उस तरह से नहीं करूंगा, या मैं किसी पेड़ की आप बीती लिखूंगा तो शायद, हालांकि पेड़ पर मोहम्मद अलवी का शेर है कि पेड़ से पेड़ लगा रहता है, इश्क क्या प्यार होता है घने जंगल में, पेड़ से पेड़ लगा रहता है। तो वो एक खैर अलग मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसानी जिंदगी में जिन्स की अहमियत है तो उसको बयान करने में, लेकिन तहजीब और शाइस्तगी से उसका जिक्र करने में, बल्कि मैं तो अक्सर कोशिश करता हूं कि उसकी जो महसूसात हैं, और चूंकि आपने मेरे नॉवेल्स पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि मैं महसूसात को बयान करना चाहता हूं कि इसीलिए जो है ना उनका नाम लिया था पहले दूसरे अहबाब का, तो आपका जो नाम जो है वो इस रेफरेंस से इसलिए लिया था कि आपके यहाँ जो है वो सोफिस्टिकेशन के साथ जो है ना आपने उसका इजहार किया हुआ है। एग्जैक्टली मुझे लगता है वो उसी तरह होना चाहिए कि आपके नफ्स पर, आपकी रूह पर उसके क्या असरात होते हैं। जिस्म तो उसकी एक मामूली सी सतह है, असल खेल तो आपके आपकी कैफियत का है, आपके नफ्स का है। तो नफ्सियाती सतह पर आप किस कैफियत से दो चार होते हैं। आप तो मैक्सी एक साइड पे रख के जो है उसके जरिए बहुत कुछ बयान कर देते हाँ हाँ, उसको आप अलग रख दीजिए, हैं। उसकी जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए जो है ना ये एक एक अंदाज है जो जो आप अपने नावलों में इख्तियार करते हैं और उसके जरिए आप बहुत कुछ कह जाते हैं। इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें हैं ना उसके जरिए वो जो मैंने अंगेख्तगी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो इस तरह की चीजें जो है ना वो इंसानी जिबिल्लत में जो है ना ये बड़ी अंगेख्त करने वाली होती है। तो इसलिए वो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है क्या वो उसको किस तरह लेता है। बाद लोग तो सरसरी उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये मैक्सी कैसे देख सकती है ये सारा कुछ। राइट राइट राइट। तो तो और कुछ आपका काम होता है उसे उसे आर्ट की सतह पर ले आना। ये एग्जैक्टली जो पूरा एग्जैक्टली मंजरनामा है उसको आपको एग्जैक्ट कहीं ना कहीं से उसको वो उसकी उसकी मामूलियत, जो उसकी जो मामूलियत है, उसका जो रोजमर्रा है, उसका जो हैपनिंग्स है, उससे अलग करके उसको आर्ट की सतह पे लाना है, उसको एग्जैक्टली तखय्युल की सतह पे लाना है। और मुझे लगता है ये यहाँ तय होता है कि आदमी जिन्स को किस तरह से और जिन्स की तहजीब के साथ बरत रहा है या नहीं बरत रहा है। काफी लोग मैंने देखा है इसमें इसमें इसीलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो जिन्स को आर्ट की सतह पे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, वो उसके अंदर इश्तियाल भर देते हैं। जिन्स निगारी में इश्तियाल नहीं होना चाहिए, सही 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 सही। उसमें तहजीब होनी चाहिए, उसमें हुस्न होना चाहिए। देखिए एक जरूरत है जिन्स को के बगैर जो है जब आप मोहब्बत की दास्तान या एक कोई भी चीज लिखेंगे और उसके अंदर जो रोमांस के रेफरेंस देंगे तो रोमांस की एक इंतहा ये भी है, लेकिन बिल्कुल, उसको जरा किसी सोफिस्टिकेटेड अंदाज में लिखा जाना चाहिए। बाज औकात तो रोमांस की इब्तदा ये होती है। अच्छा ये आप तो बताइए, इंतहा कह रहे हैं। आप ये बताइए कि जी, कंटेम्परेरी जो नावल है उसकी सूरत हाल आप कैसी कैसी देखते हैं? इस पर मैंने काफी तफसील से अभी एक इंटरव्यू में गुफ्तगू की है।
लेकिन वो मैंने उर्दू नॉवल के मुस्तकबिल के हवाले से की है। लेकिन अब हम उसको थोड़ा अलग करके अगर सिर्फ मुआसिर नॉवल को देखें तो कई कई पहलू हैं उस पर, और ये इटसेल्फ एक मौजू ऐसा है कि आदमी 1 घंटा इस पर बात करे। अब देखिए, हमारे यहाँ मैंने कहा है कि हमारे यहाँ 10-15 लोग लिख रहे हैं नॉवल, आपके यहाँ 10-12 लोग नॉवल लिख रहे होंगे। हमारे यहाँ जो अहम नाम हैं उनमें सैयद मोहम्मद अशरफ हैं, शमूएल अहमद हैं, मुशर्रफ आलम ज़ौकी हैं, हुसैन उल हक हैं, नूरुल हसनैन हैं, सादिका नवाब सहर हैं, खालिद जावेद हैं, इससे पहले पैगाम आफाकी थे जिनका इंतकाल हो गया। बिहार से हमारे यहाँ कुछ नॉवल निकाल रहे हैं, अब्दुल समद अब तक एक्टिव हैं, याकूब यावर हैं। कहने का मतलब है कि शाइस्ता फाखरी हैं, ज़किया मशहदी हैं, ये सब नॉवल अपने अपने तौर पर लिख रहे हैं। लेकिन यही लोग नॉवल लिख रहे हैं। मेरा कहना यह था कि बहुत ज्यादा लोगों को नॉवल की तरफ आना चाहिए था। काराइन के पास वैरायटी ऑफ राइटिंग होनी चाहिए थी। हमारे पास साइंस फिक्शन नहीं है, हमारे पास क्राइम फिक्शन नहीं है, हमारे पास बच्चों का अदब नहीं है, हमारे पास बच्चों के नॉवल लिखने वाले लोग बहुत कम हैं, अच्छे लिखने वाले तो बिल्कुल नहीं है, माहौलियाती नॉवल लिखने वाले हमारे पास नहीं है। यानी कितनी तरह तरह के मगरिब में आप देखते हैं, आप जानते हैं, आप वहां पर मुकीम हैं, आते जाते भी रहते हैं, कि कितनी वैरायटी ऑफ राइटिंग है नॉवल के अंदर। सिर्फ हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गया तो तारीखी पस मंजर में नॉवल है, या मरसिया तहजीब का अपने वो नॉवल है, या फसादात का नॉवल है। तो हमारे यहाँ वैरायटी नहीं है सोचने में, देखने में। जिंदगी के जो गुनागो रंग हैं, हजारों रंग हैं जिंदगी के, तहजीबों के, कल्चर्स के। हमारा राइटर, अब उर्दू का राइटर अपने तहजीब में ही महदूद होकर रह गया है, जो काफी मफरूजाती और इलाकाई तहजीब है। यानी जो लखनऊ की तहजीब है वो मेरी तहजीब नहीं है, आप उसे उर्दू की तहजीब कह के मेरी तहजीब नहीं कहलवा सकते। तो ये सारे क्लैशेस हैं उर्दू राइटिंग के। बावजूद इसके हमें पुरुमीद होना चाहिए। पुरुमीद इसलिए होना चाहिए कि नॉवेल का माहौल हमारे यहाँ वैसे भी पिछले 20-25 वर्षों में काफी 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 ज़ईफ था, उसके अंदर वो उठान नहीं थी। लेकिन अब पिछले 15 वर्षों में हम देख रहे हैं कि नॉवेल का मकालमा, नॉवेल की बहस, नॉवेल पर गुफ्तगू हमारे यहाँ निस्बतन ज्यादा है, और ये माहौल उर्दू के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि कोई एक नॉवेल निगार के बहुत बेशुमार इंटरव्यूज हो रहे हैं एक ही साल में नॉवेल पर। तो वो खाल खाल हमारे यहाँ नॉवेल पर तवज्जो दी जा रही थी। फिर हमारे यहाँ पहले मीडियम्स नहीं थे, सिर्फ अदब रसाला एक चीज हुआ करती थी जिससे लोग जुड़े हुए थे, फिर उसकी अपनी पॉलिटिक्स थी हर रसाले की। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। आप कैलिफोर्निया में बैठे हैं, मैं बंबई में बैठा हूं, और हम उर्दू नॉवेल की सूरत हाल पर बात कर सकते हैं। हमारी बात ऐसे लोग सुनेंगे आजकल 5 साल बाद जिनको ना हमने कभी देखा है, ना जिनसे हम कभी मिल पाएंगे। तो ये जो राहें बन रही हैं, ये जो रास्ते खुल रहे हैं, उसी के साथ बैनुल अक़वामी जो इशाअती इदारे हैं उनकी तवज्जो उर्दू नॉवेल की तरफ अब आ रही है। और मुझे कभी इम्कान है कि अगर आने वाले 10 वर्षों में हम जो इन 2 मुल्कों में जहां पर उर्दू नॉवेल की सूरत हाल ज्यादा बेहतर है, वहां से अगर 10 नॉवेल भी बैनुल अक़वामी सतह पर जाते हैं, या 5 नॉवेल जाते हैं और उनकी अच्छी पजीराई होती है, वो अपने लिए स्कोप बना पाते हैं, तो उर्दू नॉवेल, नए लोग भी आएंगे, तालीमी इदारों में भी नॉवेल का डिबेट बढ़ जाएगा, उर्दू पढ़ने वाले तुलबा और तालिबात हैं वो भी नॉवेल की तरफ राग़िब होंगे। तो भले ही सूरत हाल हम तक आने तक काफी ज़ईफ थी, लेकिन अब हमको उम्मीद होना चाहिए। आपके यहाँ से काशिफ का नॉवेल आया था, उसका भी काफी इस्तकबाल हुआ है। फिर आपके यहाँ तिकोन की जहत उसका नॉवेल है, खुर्शीद का, उसका काफी चर्चा रहा, गुफ्तगू में आया, हालांकि अभी ही इज अ वेरी यंग टैलेंट। तो ये सारी खुशगवार तब्दीलियां हैं उर्दू नॉवेल के लिए, और हमें इन सब का इस्तकबाल करते हुए इनको आगे लेके जाना है, इनको प्रोमोट करना है। हम सब की, बशमूल मेरी और मेरे साथ जो लिख रहे हैं, ज़ौकी, मैं, शमूएल, अब्दुल समद, खालिद, हम सबके अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, और इस लिमिटेशंस के साथ हमको अपनी अपनी कमजोरियों का भी एतराफ करना चाहिए, और आने वालों में जो हमारे बाद जो लिखने वाले होंगे उनकी जो लिमिटेशंस होंगी उनको भी सामने रखकर उनको भी प्रोमोट करना होगा।
तो बहसियत मजमूई हम उर्दू नॉवल को आगे ले जा पाएंगे, और कोशिश हमारी होनी चाहिए कि बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू नॉवल के लिए जगह पैदा हो। अच्छा, कि ये जो हमारा उर्दू नावल है, जी, क्या इसे हम आलमी अदब के तकाबिल में रख सकते हैं? मैंने आपसे बताया ना कि अब देखिए हमारे यहाँ, मैंने पाकिस्तान के नॉवल ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन चूंकि इसलिए मैं हिंदुस्तान के नॉवलों के रेफरेंस में अपनी बात करूंगा। अब मैंने कहा कि हमारे यहाँ 20-25 लोग लिख रहे हैं, या 15-20 लोग लिख रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ नॉवेल की जो थीम है वो काफी काफी महदूद है। अब मुझे याद है आपकी जोकी से बात हुई थी, तो जोकी का ये इसरार था कि बहुत सारे नॉवल जा सकते हैं। दैट्स ओपिनियन, क्योंकि हर आदमी का व्यू पॉइंट है। मेरा व्यू पॉइंट ये कि हमारे यहाँ नॉवल में मौजू बहुत आम है। कम्युनल राइट्स हैं, फसादात हैं, औरतों की कसमपुरसी है, आबा व अजदाद ने जो तहजीब थी वो खत्म हो रही है। उर्दू जबान का जो एक ग्लैमर था, फारूकी के नॉवल इसी पर है। उर्दू नॉवल का जो कल्चर था, हालांकि वो मफरूजाती कल्चर है, आई डोंट एक्सेप्ट इट। फिर वो सबका कल्चर नहीं है, सारे उर्दू बोलने वालों की उर्दू मादरी जबान नहीं है। वो पंजाब का या सिंध का या कोंकण का या तमिलनाडु में रहने वाले उर्दू लिखने वाले का वो कल्चर नहीं है, उसका वो इथोस नहीं है। तो हम सब बहुत अलग अलग कल्चरल इकाइयों से आते हैं, उर्दू जबान सीखते हैं, उर्दू जबान में लिखने पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक इकाई हमारा मुश्तरका कल्चर नहीं है। लेकिन बाज लोगों की ये विरासत थी, तो उसका खोने का गम। तो नॉवेल में काफी काफी क्लेचे आ गया है, और ये क्लेचे कहीं ना कहीं आप हमारे नॉवेल को वीक करता है। फिर हमारा नॉवेल जो है वो जसारत नहीं करता है, हिम्मत नहीं करता है किसी बात को बहुत बहुत मजबूती से, एक इंसानी इंसानी जिंदगी के किसी अहम पहलू को मजबूती से बयान करे। हमारे यहाँ सोशियो पॉलिटिकल कंसर्न में भी जिस तरह तरकी से ओरहान पामोक के नॉवल हैं, या तरकी के और भी दूसरे नॉवल निगारों के नॉवल हैं, वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से लोगों की जिंदगी पर असरअंदाज होती है, हमारे यहाँ उस तरह के नॉवल भी नहीं है। हमारे अलामती सतह पर अच्छे नॉवल लिखे नहीं है, अलामत भी नॉवल का एक फॉर्म है, लेकिन किसी ने अलामत को भी अच्छा नॉवल नहीं लिखा। तो हमारे यहाँ काफी नॉवल गुडमुड हो जाता है, और हम फिर मुरव्वत से काम लेते हैं। हम एक दूसरे को काफका, जॉयस, सिगमंड फ्रॉइड के नाम से पुकारते हैं। ये इटसेल्फ एक तरह की महरूमी का और कमी का एहसास है कि हमारे यहाँ अपने तौर पर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ये नॉवल अपने तौर पर उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है। हम उसको हमेशा किसी मगरिबी अदीब के सांचे में रख के देखना, उससे प्रोमोट करते हैं, या उससे देखते हैं कि भाई हाँ, कुरतुल हैदर, अच्छा वो तो वर्जिना उल्फ की तरह है। आई मीन दिस इज नॉनसेंस। कुरतुल हैदर है, इस्मत चुगताई है, तो अब्दुल अजीज है, इंतजार हमें हुसैन है, तो असल वो में अपने तौर पर है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमें जो इंग्लिश अदब है उससे निकल के सोचना पड़ेगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उर्दू अदब से सोच के निकलना पड़ेगा। यानी हमें उर्दू तनकीद ने जो बड़े नॉवेल बताए हैं, उसने जो ग्राफ बनाया है जिंदगी और नॉवेल का, उस ग्राफ को तोड़ना होगा। हमें इस दुनिया की सारी जबानों के अदब को, और खुद हमारे ममालिक की इलाकाई अदब को, चाहे वो सिंधी का अदब हो, सराई की अदब हो, कश्मीरी अदब हो, मराठी अदब हो, हिंदी अदब हो, फिर हमारे एतराफ में जो एशियाई ममालिक हैं उनके जो अच्छे नॉवल हैं, चाहे वो जापान का हो, सिंगापुर का हो, कोरिया का हो, चीन का हो, यू नो, रूस के जो ममालिक हैं आसपास के, हमें नॉवेल को बहसियत मजमूई रिकंस्ट्रक्ट करके देखना पड़ेगा। अंग्रेजी तो एक मीडियम है जिसके जरिए से हम रूसी, चाइनीज, लैटिन अमेरिका के नॉवेल्स को पढ़ते हैं। सिर्फ अंग्रेजी में किसने लिखा है, कितना अच्छा लिख रहे हैं, तो ये एक सिर्फ एक सवालिया निशान है। लेकिन अंग्रेजी एक राब्ते की जबान के तौर पर है। लेकिन हमें उर्दू के फ्रेमवर्क से भी निकलना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटीज का जो नॉवेल का फ्रेमवर्क है, यूनिवर्सिटीज की जो अखलाकियात में नॉवेल फिट होते हैं, उन्हीं नॉवेल को बच्चों को पढ़ाकर नॉवेल का आइडियल बताया जाता है। वो सबसे बड़ी नॉवेल के खिलाफ नॉवेल के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट वो है। वो नॉवेल को सबसे शदीद नुकसान पहुंचाता है, जहां पर अच्छा, बच्चा कभी सवाल ही नहीं करता है कि नॉवेल का काम क्या है। अच्छा, ये जो जैसे आपका नावल रोहजन है, उसका जर्मन में तर्जुमा हो रहा है, और आपने ये भी कहा हुआ है कि जी वो उसका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उसका जो है तर्जुमा करके वो शाया हो रहा है। तो क्या ये तराजिम जो हैं आपकी अपनी जबान यानी कि उर्दू से जब ये इन जबानों में जाएगा, तो क्या एक जो माफी ज़मीर आपने उसमें बयान किया है, क्या वो रिप्ले हो सकेगा? और दूसरा ये कि इसका एक इफेक्ट तो ये जरूर होगा कि इसकी मार्केट वास्ट हो जाएगी।
जो उर्दू नावल है वो दुनिया भर में एक तो ये समझा जा सकेगा कि जी ये भी नावल का एक ट्रेंड है, और ये उर्दू नावल जो है इसको जब मुख्तलिफ जबानों में एक चीज आएगी। मुझे इसलिए ये वाला इस फिक्रे से ये याद आया कि मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने कहा कि जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो है बहुत बड़ा नावल का है, अगर उसको अंग्रेजी में तर्जुमा उसका हो जाए तो वो देखिए ज़ौकी की नॉवेल तक तो बात ठीक है, लेकिन ज़ौकी की तनकीदी आरा जो है नहीं, मैं तो एक जनरल काफी तर्जुमे के रेफरेंस से बात कर रहा हूं। ज़ौकी जब किसी के ज़ौकी से जब ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे हों तो आप उसके लिए शेक्सपियर हैं। जब मेरी और ज़ौकी की काफी गहरी दोस्ती थी तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा राइटर था। वो राइटर और राइटर्स के बीच में ये सियासत हमेशा चलती रहती है, लेकिन इसको मैं इसको तो इसलिए इस रेफरेंस से तो मैं बात नहीं कर रहा था, मैं तो भी बात कर रहा था जैसे आपका वो है कि आपका नावल जर्मन में तर्जुमा हो रहा है या और नावल नहीं, जर्मन मैं ये बता दूं कि जर्मन में तर्जुमा होकर वो 2018 में शाया हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद स्विट्जरलैंड में उसकी रस्में इजरा थी जहां मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। अच्छा। उसके बाद जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में और यूनिवर्सिटीज में उस पर डिस्कशंस थे, उसमें मैं गया था और मैं तलबा से मिला। फिर कई जगहों पर उसकी रीडिंग हुई, जो हमारे यहाँ रीडिंग का कल्चर नहीं है उर्दू में, तो रीडिंग का कल्चर है वहाँ पर नक्काद को बुला के तनकीद वनकीद का चक्कर नहीं होता है। वहाँ पर अदीब आता है, एक आदमी उसको इंट्रोड्यूस करता है, फिर अदीब अपने नॉवल से पढ़कर सुनाता है लोगों को। तो वहाँ पर रीडिंग का और रीडिंग के सेशन सुनने का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे यहाँ नहीं है। मैंने ऐसे सेशंस अटेंड किए हैं स्विट्जरलैंड में भी और जर्मनी में, जहाँ पर 2.5 से 3 घंटे की रीडिंग की सेशन होती है और 100-150 लोग बैठे रहते हैं। तो ये कल्चर चूंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ इस तरह कल्चर नहीं। हमारे यहाँ ये कल्चर मुशायरे का है कि लोग पूरी रात भर बैठ सकते हैं और मुशायरा सुन सकते हैं। नॉवेल का अभी नहीं है, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। उसके अलावा हिंदी में ये किताब वाणी प्रकाशन से शाया होने वाली है। पेंगुइन ने इसके राइट्स खरीदे हैं। पेंगुइन अब पता नहीं कब, लॉकडाउन के बाद कब सारी चीजें बेहतर होती है तो वहां से ये शाया होगा। और अब एक फ्रांसीसी इदारे ने भी पेंगुइन से इसके हुकूक खरीदे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो मेरा ख्याल है कि उर्दू नॉवल के लिए ये सब कुछ जो हो रहा है हम सबके साथ, और ये डेफिनेटली और भी लोगों की किताबें जा रही होंगी, तो ये अच्छा इम्कान इससे पैदा होगा। अच्छा रहमान, ये बताइए कि आप किसी फिक्शन निगार, नावल निगार से मुतासिर हैं, और आप नौजवानों को, नई नस्ल को जो है किसको पढ़ने की जो है वो का मशवरा देंगे? देखिए, मैं तो मेरी एक बुरी आदत ये है कि चूंकि नॉवेल मेरी कमजोरी है, इसलिए मैं सारे नॉवेल पढ़ता हूँ जो मुझे दस्तयाब होते हैं, जो मैं खरीद पाता हूँ। और इसलिए मेरे एतराफ में जितने लोग लिख रहे हैं मैंने उन सबको पढ़ा है, लेकिन मैं उर्दू की हद तक किसी से मुतासिर नहीं हूँ। मतलब कोई ऐसा नॉवेल निगार नहीं है, इंक्लूडिंग अब्दुल्ला हुसैन और कुरतुल ऐन हैदर, अहमद अजीज, जो हमारे अच्छे नॉवेल निगार हैं। तो लेकिन वो अच्छे नॉवेल निगार हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हम उनसे कुछ चीजें सीखते हैं, उनसे हम कुछ चीजें नहीं सीखते हैं। जैसे कुरतुल ऐन हैदर से हमको ये नहीं सीखना चाहिए कि नॉवेल में नस्र कैसी हो, और नॉवेल में इलाइट क्लास का डिस्क्रिप्शन कैसा हो, या नॉवेल में सिर्फ इलाइट क्लास का डिस्क्रिप्शन कैसा हो, ये हमको उनसे नहीं सीखना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुल्ला हुसैन से हमको ये नहीं सीखना चाहिए कि जंग का बयान कैसे हो। इट्स नॉट कैलिबर ऑफ थिंग। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। तो ये हम बेसिकली बुनियादी तौर पर अपने मुआसिर लिखने वाले और अपने से पेशतर लिखने वालों से ये चीजें सीखते हैं। लेकिन अगर मैं किसी से ये कहूँ कि आपको नॉवेल सीखने के लिए किनको पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आपको काफका के नॉवेल पढ़ने चाहिए। मैं आपसे कहूंगा आपको काफका का नॉवेल ट्रायल पढ़ना चाहिए, आपको काफका का नॉवेल अमेरिका पढ़ना चाहिए, आपको काफका का नॉवेल कैसल पढ़ना चाहिए। फिर इन नॉवेलों पर आपको बहुत सारी तनकीदें पढ़ना चाहिए, बहुत सारे मबाइसे सुनने चाहिए कि ये इन नॉवेलों का फर्क क्या है, इनमें अदीब के रोल का फर्क क्या है, इनमें अदीब और किरदार, इनके दरमियान क्या क्या खेल है, किस तरह राइटर ने अपने इन किरदारों को लिखा है, किस तरह राइटर इनसे जो है वो अपनी वाबस्तगी खत्म कर देता है और वो किरदार अपने तौर पर उस फिक्शन का हिस्सा बनते हैं।
उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आपको विक्टर हुगो को पढ़ना चाहिए, जिसका उर्दू में भी तर्जुमा आपके यहाँ अवेलेबल है फ्रांसीसी से। आपको गस्ताव फ्लोबेर को पढ़ना चाहिए। और यहाँ जो मुआसरिन में जो जो लिख रहे हैं उनमें मुझे लगता है कि आपको मिलान कुंडेरा को पढ़ना चाहिए, आपको गाब्रिएल गार्सिया मार्केस को पढ़ना चाहिए, आपको ओरहान पामोक को पढ़ना चाहिए। तो ये वो नॉवेल निगार हैं जिनको पढ़कर मुझे लगता है कि जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, ये इनके यहाँ नॉवेल की एक हमागीर तारीफ पैदा होगी। सिर्फ हाँ, उर्दू कल्चर का दिफा और इस्लामी इक़दार का दिफा और हमारी इक़दार खत्म हो रही है, ये जो रोना जिसकी शुरुआत रोना कल्चर तकसीम जो के है, बाद, हाँ, तो तकसीम के बाद सबने शुरू किया था। मुझे लगता है अब इस मरसिए को बंद कर देना चाहिए और हमको हमारे नॉवेल में इंसान को तलाश करना चाहिए, बल्कि इंसान को भी नहीं, क्योंकि मोहम्मद हसन अस्करी ने इंसान और आदमी पर जो मज़ामिन लिखे हैं, मुझे लगता है पहले तो नौजवानों को मोहम्मद हसन अस्करी को भी पढ़ना चाहिए। तो मोहम्मद हसन अस्करी को पढ़ने के बाद आपको वारिस अलवी को पढ़ना चाहिए जमकर, फिर आपको शमी मानफी और फारूकी शमशुर रहमान को पढ़ना चाहिए और अच्छा, नरको नारंग को पढ़ना चाहिए। तो ये सारा पढ़ने का खेल सिर्फ नॉवेल तक महदूद नहीं होगा। आपको बहुत अच्छी जाहिर है तनकीद, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा जो है। आपको मजहब के मुतालिक सारी कहानियां पढ़नी चाहिए, सही सही आपको सही। मजहब की सारी किताबें पढ़नी चाहिए, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, जरतुश्तों की किताब हो। आपको इंसानी तारीख पढ़नी चाहिए, आपको जानना चाहिए कि इंसान के साथ पिछले पिछले 3000 वर्षों में, 4000 वर्षों में क्या क्या हुआ, इंसान ने कहां से कहां हिजरत की, कैसी कैसे खूनी जंगें हुई हैं, आज इंसान कहाँ है और क्यों है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक अच्छे नॉवल निगार के लिए जरूरी है। अच्छा, एक कि आप नावल निगार की हैसियत से अपने अदबी सफर से मुतमईन हैं और मुआसिर जो आपके मुआसिरीन हैं उनके रद्द-ए-अमल से भी मुतमईन हैं? सर देखिए, मैं तो अपने यहाँ होने से मुतमईन नहीं हूँ। ये मुझे, मेरे लिए ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चेस्तान है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ और ये सफर कैसा है, ये हम कौन हैं, ये आप कौन हैं, ये बातें क्या हैं, ये ज़बान क्या है, ये सब एक मुअम्मा है। तो और हम इस मुअम्मे में बस हैं, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये कायनात इतनी वसी, इतनी अजीम है सर, कि इस ज़मीन की कोई हैसियत नहीं। तो इस ज़मीन पर लिखे हुए अदब की क्या हैसियत है? इस ज़मीन पर जो ज़बानें हैं उनकी क्या हैसियत है? इस ज़मीन पर जो तहज़ीब है उसकी क्या हैसियत है? तो इतनी वसी अरीज़ तारीक रोशन कायनात में, जहाँ पर लाखों निज़ाम शमसी हैं, जिनमें लाखों ज़मीनें मुमकिन हैं, तो हम तो एक अजीब रेत का एक ज़र्रा है जो कहीं खोया हुआ है। सो मुझे, मेरा मसला वही है, नफ्स का मसला है कि मैं खुद अपने होने से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मेरे लिए मसला ये कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ये ज़िंदगी क्या रम्ज़ है, क्या बला है, क्या आफ़त है। और अब उसमें हमने जो कुछ लिखा है वो क्या है पता नहीं, ये क्यों है पता नहीं, इसमें किसकी मर्ज़ी है कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे मुआसिरीन ने जो रद्द-ए-अमल किया है मैं उससे काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि ये अच्छा, इंसानों पर किया गया रद्द-ए-अमल है। मैं तो आपका एक उसमें उसमें नहीं, एक बात उसमें रह जाएगी, वरना मुआसिरीन कहेंगे कि मैंने जी, जी, जी। अच्छा नहीं किया। उनमें से यकीनन कुछ लोगों ने मेरी तख्लीकात को सराहा है जो नॉवल निगार हैं। और यकीनन ऐसे भी मेरे दोस्त हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं, जिन्हें मेरी तहरीरों में काफ़ी कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं। तो मैं उन दोनों क्लास ऑफ रीडर्स का एहतराम करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ। क्योंकि असल बात ये है कि वो पढ़ते हैं और हर चीज़ किसी को मुतमईन नहीं कर सकती है और तहरीर का ये काम भी नहीं है। खराब तहरीरें होती हैं जो सबको खुश करती हैं। अच्छा, मैं अभी एक आपका स्टेटस ये पढ़ लें या वो क्या कह लें कि वो पढ़ रहा था कि एक खंजर चुभा हुआ था जो निकल गया। हाँ, तो हाय! अगली किताब जो आपकी आ रही है उसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे अगर आप मुनासिब समझें तो? कि उसके उसका बारे में उसके बारे में तो जब एक्चुअली वो मैं एक जर्मन इदारा है बॉश फाउंडेशन और बर्लिन में एक इदारा है लिटरेचर कॉलिक्यूलियम। इन दोनों इदारों ने मुझे मेरे आइंदा नॉवेल को लिखने के लिए ग्रांट दी है। सही। और ये उर्दू में ये कल्चर नहीं है कि हम किसी मुसन्निफ को नॉवेल लिखने के लिए घूमने का, रहने का, खाने-पीने का खर्च दें। लिखवाने का जो है लिखवाने का, कल्चर नहीं है। लिखने का, हाँ, कल्चर नहीं है हमारे। तो एक स्कॉलरशिप थी, तो मुझसे उन लोगों ने एंट्री मांगी थी, तो मैंने यूरोप में मुझसे किसी ने का राब्ता किया था, तो मैंने उस पर भेज दिया था और मैंने अपने नए नॉवेल का जो एक
सिनोप्सिस होता है वो भेज दिया था उन्हें, और वो उन्होंने इस साल दुनिया से 9 मुसन्निफिन को वो स्कॉलरशिप दी है। उसमें एक पहली बार उर्दू को एज ए जबान दिया है। तो ये उर्दू जबान के लिए भी अच्छी बात है कि अब उर्दू जबान को वो देने लगे। ये नॉवेल सर जो जर्मनी का माजी है, जिसे हम नाजी पास्ट कहते हैं, जो हिटलर का अहद था, सही, उस अहद की मुझे स्टडी करनी है। ये मैंने उनसे कहा, मेरे नॉवेल का वो हिस्सा है, एक पूरा चैप्टर है मेरे नॉवेल में जो अब मैं लिख चुका हूँ। और उसके बाद बर्रे सगीर की जो मौजूदा सियासत है, बर्रे सगीर में जो ममालिक हैं, उन ममालिक में जो निज़ाम हुकूमत है, क्या वो हमें उस तरफ ले जा रहा है जहां जर्मनी में जर्मन माजी था? तो क्या नस्ल परस्ती और एक्सट्रीम नेशनलिज्म यहाँ पर उसी तरह की कैफियत पैदा करेगा जिस तरह की सूरत हाल जर्मनी में हुई थी? उसके अलावा यहाँ की जो अक़लियतें हैं, आपके यहाँ अहमदी अक़लियत में, शिया अक़लियत में हैं, हज़ारा अक़लियत में हैं, और सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, और कई 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 कैटेगरीज हैं जो अक़लियत में आती हैं। तो जो अनासिर या जो जिन नज़रियात को मानने वाले लोग हुकूमत में हैं, क्या उनकी पॉलिसीज इन अक़लियात की ज़िंदगी को मुतासिर करेंगी? ये एक एस्पेक्ट भी है नॉवेल का, जिसके लिए मैंने उनसे रिसर्च ग्रांट मांगी थी, और उसके अलावा वो मिली थी। तो फिर मैं यूरोप गया था पिछले साल अक्टूबर में, और मैं फिर जर्मनी में मैं उन सारे मकामात पर गया जहाँ से हिटलर की तहरीक उभरी। बहुत सारे वहाँ के मकामी सहाफ़ियों से, अदीबों से मुलाकात हुई, और उनसे मैंने तबादला ख्याल किया। फिर मैं कई कंसंट्रेशन कैंप्स गया, म्यूनिख में, बर्लिन से करीब जो हैं वहाँ पर। फिर मैं पोलैंड में गया जहाँ पर ऑश्विट्ज़ दुनिया का बदनाम तरीन कंसंट्रेशन कैंप है, जहाँ पर गैस चैम्बर में लोगों को तो ये मुख्तलिफ जगह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है उसको महसूस करना था। मतलब आप यूं तो किताबें पढ़ सकते हैं और रेफरेंसेस घर बैठे इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेकिन वो तो एक वहाँ अलग सी चीज है ना, उस आबो हवा में खड़े रहना, उसको महसूस करना, वहां बैठना, उन दीवारों को छूना, उनको अपनी आंखों से देखना, उस कर्ब को महसूस करना, उन आवाजों को महसूस करना जो मरने से पहले वहां गूंजी होंगी, उन लाशों को महसूस करना जिन्हें वहां जलाया गया है, उन जगहों को देखना। ऑश्विट्ज़ में एक जगह तो पर फिर वही वाली बात आ गई ना इसमें भी कि वो इमेजिनेशन जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इमेजिनेशन के थ्रू जो है उसको अपने इम्पैक्ट करने की कोशिश की है। ये तो आपकी हिस्सियत को छूने वाली चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। सही सही। तख्लीकी तजर्बा इसको कैसे तब्दील करेगा, ये खेल तख्लीक का है, तजर्बे का नहीं। क्योंकि तजर्बा करने तो वहां दिन में 10 लाख लोग जाते हैं। हाँ नहीं, सही सही। तो वो खेल अलग है। लेकिन मैं बता रहा था आपको, ऑश्विट्ज़ में तो एक कमरा ऐसा है जहां पर लाखों औरतों के बाल जो उन्होंने काट के रखे थे बेचने के लिए, लोगों के जिस्म के जो आज़ा उन्होंने रखे थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, हड्डियां, जूते जो जिनके पैरों में थे, वो हर चीज महफूज है। इसी तरह फिर मैं पोलैंड में जो टेरेंजा कंसंट्रेशन कैंप है वहां गया था, वो भी बहुत अजियतनाक है। वहां पर जो जिनको कैंप में रखा गया था, उन्होंने नज़में लिखी हैं, अफसाने लिखे हैं, ड्रामा किया है, मुसव्वरी बनाई है। वहां पर बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो वहां रखे गए। तो ये, और जब आप मुश्तरका पूरे यूरोप की हालत देखते हैं तो आपको यही महसूस होता है कि इंसान कितने वहशी जानवर में बदल सकता है अगर सियासी निज़ाम चाहे तो। सही सही सही। और ऐसे सियासी निज़ाम के खिलाफ खड़े होना अदीब का काम। सही। तो रहमान भाई, बहुत मजा आया गुफ्तगू का। मुझे भी आपने बरंगिख्ता कर दिया। आपका शुक्रिया कि आपने अदबिस्तान के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी, हमारी जानिब से, अदबिस्तान की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया।